बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। लोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर एक सुंदर रंगीन नायलॉन में बने एक तंबू के कैंप 3 में बचेंद्री पाल थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए हुए नायलॉन के बने तंबू में 10 और व्यक्ति थे। लोब्सांग तशारिंग मेरे तंबू में थे। लोब्सांग और तशारिंग लेखिका के तंबू में थे। अलग अलग तंबू वहाँ पर बनाए गए थे उस कैंप 3 में। एंडी शेर्पा तथा और अन्य 8 शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेर्पा दूसरे तंबू में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज जो नुकीली होती है, सख्त चीज जो है वो टकराने से बचेंद्री पाल की नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी चीज मेरे शरीर में मुझे कुचलती हुई चल रही है। अचानक ऐसा होता है कभी कभी नींद में। लेकिन यहाँ पर एक हादसा हुआ था कि बर्फ की चट्टान जो है वो गिर गई थी और उसी धमाके का आवाज लेखिका को आया हुआ था और महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी चीज लेखिका के शरीर को कुचलती हुई चल रही है। लेखिका कह रही कि मुझे सांस लेने में भी बहुत कठिनाई हो रही थी। ये भारी भरकम चीज जो है वो उनके ऊपर थी और वो चीज कुचलती हुई चल रही थी, तो लेखिका को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। यह क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोत्से ग्लेशियर के टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज यानी बर्फ का जो ढेर है वो ढेर बन गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशाल काय पुंज यानी कि ढेर ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति की भीषण गर्जना के साथ, जैसी कोई रेलगाड़ी आई और भीषण गर्जना के साथ एक सीधी ढलान से नीचे आते हुए लेखिका के कैंप को तहस नहस उस ढेर ने कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। तंबू में रहने वाले सभी लोगों को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। इतनी बड़ी चीज की टक्कर लगने के बाद भी कोई भी व्यक्ति जो है वो मरा नहीं। आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे। लोब्सांग ने क्या किया, उसके पास में एक स्विस छुरी थी और उस छुरी की मदद से तंबू का रास्ता लोब्सांग ने साफ किया और वो साफ करने में सफल हो गए
और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। लेखिका बचेंद्री पाल कह रही है कि मुझे तुरंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए लोब्सांग। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। थोड़ी सी भी देरी अगर हो जाती तो मेरी मृत्यु हो जाती, ऐसा बचेंद्री पाल कहती है। लेकिन बचाने का प्रयास जो है लोब्सांग ने किया। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ के कड़े जमे बर्फ की खुदाई की। जो आजू बाजू में बर्फ जमा हुआ था उसकी खुदाई का काम लोब्सांग ने किया स्विस छुरी की मदद से, और मुझे उस बर्फ को कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। जैसे किसी कब्र से किसी को हम खींचकर बाहर अगर निकालते हैं तो उसी की भांति लेखिका को लग रहा था कि आसपास बहुत सारा बर्फ जमा हुआ था। बर्फ को कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में वो सफल हो गए। जैसे कि लेखिका को लग रहा था कि बर्फ की कब्र बनी है और उस कब्र से मुझे निकाल लिया गया हो, और लोब्सांग जो है वो निकालने में सफल हो गए। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डियां टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। जो साथ में जो सदस्य थे उनको चोट लगी थी, कई लोगों की हड्डियां टूट गई थी। इसके कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा उन लोगों को। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? लेखिका ने कहा, जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? यानी कि बेस कैंप में जाना चाहोगी क्या? तब बचेंद्री पाल ने कहा, नहीं। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, नहीं। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई शुरू कर दी। उनका प्रयास ही था लेखिका का, मुझे एवरेस्ट पर चढ़ना ही है, तो वो हर रोज प्रयास करती रही। चढ़ाई की शुरुआत उसने कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठा किए। बचेंद्री पाल कह रही है, जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी तक पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। देखिए बच्चों, ऊंचाई पर, बहुत बड़ी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इनके साथ ऑक्सीजन की टंकी नहीं थी, बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। कौन? तो वो थे जय और मीनू। वो पीछे से आ रहे थे, लेकिन लेखिका चिंतित थी क्योंकि उनके साथ ही अगले दिन उनको चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे, जय और मीनू भारी बोझ लेकर बिना ऑक्सीजन के वो चल रहे थे। दोपहर बाद मैंने देखा
मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से अपने दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। और दोपहर के बाद अपने दल के जो दूसरे सदस्य जो थके हारे हैं उनकी मदद करने के लिए एक थर्मस में लेखिका ने जूस भर दिया, तो दूसरे थर्मस में गर्म चाय उन्होंने भरी और नीचे जाने का उन्होंने निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। वो तंबू से बाहर निकल गई। जैसे ही कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी कि मेरी मुलाकात मीनू से हुई। मीनू और जय पीछे से आ रहे थे, तो मीनू से जो है वो मुलाकात हुई बचेंद्री पाल जी की और जय अभी कुछ पीछे थे। की नाम का एक सदस्य था और जय भी नाम का एक सदस्य, ये दोनों जो है वो पीछे थे। अब मुलाकात किससे हुई थी लेखिका की? मीनू से। मुझे जय जानेवास पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। मुझे जय जनेवा स्पर की चोटी के नीचे मिला जय। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की। जय ने लेखिका को आगे जाने से रोकने की कोशिश की। उनको चिंता सता रही थी कि ये बहुत कठिन काम है, इसलिए बहुत बड़े बड़े संकटों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो लेखिका को रोकने की कोशिश कर रहे थे। मगर मुझे की से मिलना था। लेखिका कह रही है मुझे की नाम का जो सदस्य है उसे मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा और फिर थोड़ा सा लेखिका नीचे उतरने पर लेखिका ने देखा कि की है। वो मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। की जो है वो लेखिका को देखकर बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का होकर उसने लेखिका को देखा कि अरे, हक्का बक्का रह जाने का अर्थ है आश्चर्यचकित होना। कि जो है वो हैरान रहकर लेखिका को देख रहा था। हक्का बक्का रहने का अर्थ है हैरान होना। वो हैरान रह गया कि बचेंद्री पाल जो है वो मेरे लिए नीचे आ गई और उसने कहा तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा। लेखिका कह रही है मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, मेरे शरीर को कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? मुझे कुछ नहीं हुआ है। की हंसा। की नाम का सदस्य जो है ये बात सुनकर हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई। जो बचेंद्री के पास जो पेय पदार्थ था, जूस था, चाय थी, ये पीकर उसकी प्यास जो है प्यास बुझ गई। लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। लेकिन
उसके पास जो किट था, जो भारी भरकम जो सामान था, वो बिल्कुल नहीं जाने दिए। थोड़ी देर बाद साउथ कॉल कैंप से लाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए। थोड़ी देर बाद साउथ कॉल से नीचे लाटू और बिस्सा लेखिका को मिलने के लिए, दूसरे लोगों को मिलने के लिए नीचे उतर आए और हम सब साउथ कॉल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कॉल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह थी वहां पर सब लोग लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठी, बर्फ पिघलाया और चाय बनाई और कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदूर जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। लेखिका कह रही कि मैं अगले ही दिन सुबह सुबह 4 बजे उठ गई और मैंने बर्फ को पिघलाया, पानी जैसा किया। फिर मैंने उस पानी से चाय बनाई, बिस्कुट और चॉकलेट का हल्का सा नाश्ता मैंने किया और बाद में लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से वो निकल गई। बचेंद्री पाल। अंगदूर जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। अंगदूर जी बिना ऑक्सीजन की चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे। बिना ऑक्सीजन के वो चढ़ रहा था अंगदूर जी, इसके कारण उसके पैर जो है वो ठंडे पड़ जाते थे। इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुलने में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल पर वापस जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। उसके पास 2 ही पर्याय थे कि लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझे देखा। लेखिका को अंगदौर जी ने देखा। और उसने लेखिका को पूछा, क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी? क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी? उसने कहा, एक ही दिन में साउथ कोल की चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। इसके अलावा यदि अंगदौर जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था, यानी कि खतरनाक काम था, जोखिम भरा काम था। मुझे फिर भी अंगदौर जी पर विश्वास था, लेखिका कह रही है, और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। कर्मठता के बारे में लेखिका जो है वो आश्वस्त थी। आश्वस्त का अर्थ है आशा का विश्वास लिए हुए, भरोसा रखे हुए। ये भरोसा रखे हुए थी।
अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। अन्य एक आध व्यक्ति भी उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर जब अंगदूर जी और मैं साउथ पोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी की चढ़ाई की। अंगदूर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलान चट्टानें कितनी सख्त और भूरी भूरी थी, मानो शीशों की चादरें बिछी हो। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़ों के दांत काट सके। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोर जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझे कहा कि क्या तुम थक गई हो? क्या तुम थक गई हो? मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए कि अरे, इतनी चढ़ाई करने के बाद भी कोई व्यक्ति थक जाता है, कोई भी व्यक्ति थकेगा, लेकिन ये फिर भी कह रही है कि मैं नहीं थकी हूँ। यह सुनकर एक आश्चर्य जो है वो अंगदोर जी को लगा। वो आनंदित हुए अंगदोर जी। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। लाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वो हमारे पास पहुंच गया। लाटू थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लाटू, अंगदुर जी और बचेंद्रीपाल। लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था। लाटू के पास एक नायलॉन की रस्सी थी, वो लेकर आया था। इसलिए अंगदूर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। वो बीच में चल रहा था और दोनों के बीच में ये लाटू था और दोनों भी उनके बाजू से वो चल रहे थे। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो मात्रा उसने बढ़ाई। मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। ऑक्सीजन मिल रहा था, इसलिए लेखिका को अच्छा लग रहा था और वो महसूस कर रही थी कि अब सपाट और कठिन चढ़ाई भी बिल्कुल आसान लग रही है।
दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भूरे भूरे बर्फ के कणों और चारों तरफ वो बर्फ के कण उड़ रहे थे, जिसमें दृश्यता शून्य तक आ गई थी। दृश्यता यानी कि उसमें दृश्यता शून्यता का आने का मतलब है वहाँ पर दृश्य जो है वो नहीं दिख रहा था। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूरी के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। लेखिका को लगा कि अब अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूरी के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, यानी कि वो अब एवरेस्ट शिखर पर चढ़ गई थी और नीचे बिल्कुल एक सीधा ढलान जो है, एकदम नीचे सीधा ढलान है, ढलान एकदम नीचे चला गया है। मेरी सांस मानो रुक गई। मुझे विचार कौंधा ही सफलता बहुत नज़दीक है। मुझे विचार कौंधा कि भाई अब हम शिखर पर पहुंच गए हैं। ये विचार, सफलता का विचार जो है वो विचार लेखिका के मन में आया। मुझे विचार कौंधा की सफलता बहुत अब नज़दीक है, हम सफल हो गए हैं, ऐसा लेखिका को लग रहा था। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। लेखिका कह रही है कि मैं 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर एवरेस्ट शिखर की चोटी पर लेखिका खड़ी थी बचेंद्री पाल। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी, वो कह रही है। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। सिर्फ एक ही व्यक्ति की वहां पर जगह थी, वहां पर दो व्यक्ति खड़े नहीं रह सकते थे। इस तरीके की वो चोटी थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी जो थी वो एक ही व्यक्ति वहां पर खड़ा रह सकता है, उतनी जगह थी। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। बिल्कुल सीधी ढलान थी, हजारों मीटर। अगर थोड़ी सी भी हिचकिचाहट हुई तो गिरने की संभावना थी। इसलिए लेखिका कह रही है कि हमारे सामने बिल्कुल सुरक्षा का प्रश्न था। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। लेखिका के पास छोटा सा एक फावड़ा था, उस फावड़े से उन्होंने बर्फ की खुदाई की और अपने आप को सुरक्षित स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन लिया। जो शेरपा कुली इस एवरेस्ट की चोटी को क्या कहते थे? सागर माथा। तो इस सागर माथे के ताज का लेखिका ने चुंबन लिया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माता का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। लेखिका धार्मिक थी, उनको लगा कि ये सब कुछ जो है ये आध्यात्मिक शक्ति से ही मुझे हासिल हुआ, मैं एवरेस्ट पर चढ़ गई है, ये सिर्फ दुर्गा माता के कारण, हनुमान महाराज के कारण। तो उन्होंने दुर्गा माता का चित्र निकाला उस चोटी पर और हनुमान चालीसा को निकाला। लेखिका कह रही है कि मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा। दुर्गा माता का चित्र और हनुमान चालीसा लाल कपड़े में उन्होंने लपेटा। मुझे छोटी सी पूजा
अर्चना मैंने की, इनको बर्फ में दबा दिया। लेखिका ने छोटी सी पूजा अर्चना जो है वो की और दुर्गा माता का चित्र, हनुमान चालीसा जो है वो बर्फ में दबा दिया। उस चोटी पर जो भी बर्फ था उस बर्फ में दबा दिया। आनंद के क्षण ने मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। यही आनंद का क्षण जो है वो लेखिका के जीवन का था। आनंद के क्षण में मुझे माता पिता का ध्यान आया। देखिए, एक आनंद क्षण जो होता है तो हम अपने सगे संबंधी को याद करते हैं। सबसे पहले अपने माता पिता हमें याद आते हैं, तो लेखिका को अपने माता पिता सबसे पहले याद आए। जैसे मैं उठी, अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदूर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदूर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। अंगदूर जी जो थे उन्होंने प्रोत्साहन दिया था बचेंद्री पाल को और प्रोत्साहन देकर लक्ष्य तक पहुंचाने का काम अंगदूर जी ने किया था। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बचेंद्री पाल के कानों में अंगदूर जी ने बताया कि दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे। सोनम और पुलजर जो है वो उस चोटी पर पहुँचे और उन्होंने फोटो लेनी शुरू कर दिया। इस समय तक लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। लाटू ने अभियान दल के नेता को जानकारी दी कि एवरेस्ट शिखर पर कौन कौन है। एवरेस्ट शिखर पर अंगदूर जी, लाटू, लेखिका बचेंद्री पाल और सोनम पुलजर, ये 4 जन जो है, ये 4 जन एवरेस्ट शिखर की चोटी पर है, ऐसा वॉकी टॉकी पर संदेश लाटू ने नेता को दिया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। ये संदेश सुनकर कर्नल खुल्लर बचेंद्री पाल की सफलता के लिए बहुत प्रसन्न थे। बचेंद्री पाल को बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे इस अनूठी उपलब्धि के लिए, एक अनूठी उपलब्धि यानी कि एक अनोखा काम तुमने किया है, इसलिए तुम्हारे माता पिता को मैं बधाई देना चाहता हूँ। तुम्हारे माता पिता बिल्कुल बधाई के पात्र है कि ऐसी बेटी को, ऐसी हुनरबाज बेटी को उन्होंने जन्म दिया। एक ये आज अनूठी उपलब्धि है, अनूठी यानी कि अद्भुत, ये अद्भुत उपलब्धि है। इसलिए कर्नल खुल्लर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे माँ बाप को यानी कि माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा।
अब सफलता तुमने पा ली है, तो ये असफलता जब थी, ये ज़माना तुम्हारा भूतकाल में परिवर्तित हो गया, लेकिन आज तुमने ये सफलता पाने के बाद ये जो विश्व है ये तुम्हें याद रखेगा, और पीछे छोड़े हुए संसार से आने वाला जो संसार है वो बिल्कुल तुम्हारे लिए भिन्न हो जाएगा, ऐसा बचेंद्र पाल कहती है। तो यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है बच्चों। अगर कुछ समस्या हो तो मुझसे आप अवश्य संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।